8 करोड़ का आखिरी डाका। ये कवर चित्र है दोस्तों। उस्ताद जल्दी करो वरना मेरा दम घुट जाएगा। बेकार में तुम्हारे साथ पिस गया। खामोश आराम करो, मुझे अपना काम करने दो। सेंट्रल जेल। जेलर साहब की आज्ञा से जेल में एक सिपाही सफ़ेद और लंबे बाल और घनी दाढ़ी वाले एक कैदी को उसके पास लेकर आया। आज उसकी रिहाई का दिन था। कैदी 217। ठीक है, तुम जाओ। आखिरी मामला क्या है? सिपाही उसे बाहर जाती ही। कैदी तुम 200 कैदी नंबर 217 नहीं बल्कि मिस्टर डागर हो, क्योंकि आज तुम रिहा हो रही हो। रिहा? हाँ, लो अपना सामान संभाल लो। और डागर ने जेलर के साहब से मेज पर पड़ा अपना पुराना फटा पुराना थैला उठा लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं आज रिहा हो रहा हूँ। फिर जेलर ने डागर को समझाया, मिस्टर डागर, आशा है तुम अभी ऐसे काम नहीं करोगे जिसे तुम फिर जेल की हवा खानी पड़े। जेल की हवा खानी पड़े? मैं कोशिश करूँगा। वो डागर एक खूंखार डाकू था। 20 साल पहले डाका डालते समय उससे एक खून हो गया था। परिणाम स्वरूप उसे आजीवन कारावास की सज़ा हो गई। 20 साल आजीवन कारावास सज़ा काटने के बाद आज वह जब जेल से चारदीवारी से बाहर आकर खुली हवा में सांस ली तो उसने अपने आप को काफ़ी परिवर्तन महसूस किया। अब वह 20 साल पहले का बाका जवान डागर नहीं रह गया था। अब कहाँ जाऊँ? डागर राजनगर में स्थित अपने अड्डे पर पहुंचा, लेकिन 20 साल कम नहीं होते। राजनगर में उसे अड्डे की जगह एक ऊंची इमारत दिखाई दी। सब कुछ बदल गया। और इमारत के मुख्य द्वार पर तैनात एक बंदूकधारी के पास आकर पूछा, यह इमारत कब बनी? पागल है, भाग जा यहाँ से। यह बैंक है, ज़्यादा पूछताछ करेगा तो जेल भिजवा कर रख दूंगा, समझे? अरे भाई, ऐसी बात मत करो, जेल से ही तो आ रहा हूँ। हैं? बंदूकधारी चौकीदार हक्का बक्का छोड़कर डागर वहाँ से चल पड़ा। सचमुच पागल है। बैंक बैंक बैंक। और वह बैंक के बारे में सोचता हुआ बाहर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी ओह, नोटों के बक्से ले जाए जा रही है और वैन उसके सामने से गुजरी। डागर की आंखें चमक उठी। अगर किसी तरह बक्से को लूट लूँ तो ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। फिर वह राजनगर की सबसे बदनाम बस्ती पीरगंज में जा पहुंचा। सारा राजनगर बदल गया है, लेकिन यह पीरगंज वैसा वैसा ही है। और पीरगंज में अपने 20 साल पहले एक साथी कालिया के बारे में पूछताछ की। कालिया के बारे में कुछ बता सकते हो? कालिया? कुछ ही देर बाद में पनवाड़ी ने जवाब दिया, उसको मरे हुए करीब 10 साल हो गए हैं। क्या काम है उससे? कैसे मरा वो? पुलिस की गोली से। हर डाकू की मौत पुलिस की गोली से होती है। तो कालिया मर चुका है अब। अगर अगर डागर वहाँ से जाने लगा तभी। हरिया, आजकल पान बहुत घटिया लगाने लगा तू। जी साहब, सरकार। जी सरकार, वैसी तो कोई बात नहीं है। और अगले ही पल उसका हाथ घूम रामजादे लाखन से ऐसी बात करता है। और पनवाड़ी माफ़ी मांगने लगा, माफ़ कर दो लाखन भाई, कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। ले सरकार, जल्दी। अच्छा ठीक है, जल्दी से मेरा पान लगा। लो सरकार। और पान मुंह में डालकर लाखन जाने लगा। सुनो,
लाखन ने अपना दाहिना हाथ घुमाया। लाखन को किसी की लाखन से किस तरह बात करते हैं क्या तुझे मालूम नहीं? लेकिन डागर इस हमले के लिए तैयार था। उसने झटक कर उसका हाथ थामा और लिया और आचार्य और लाखन अपना हाथ छुटवाने चाहा, लेकिन सब व्यर्थ। कौन है तू? पहले तुम बताओ कि तुम कितने गहरे पानी में हो। तुम मुझे नहीं जानते? शायद नए हो आए हो यहाँ। नहीं जानता, इसलिए पूछ रहा हूँ। लाखन झटका देकर डागर को गिराना चाहा। अभी बच्चे हो। यह कहकर लाखन ने उसका हाथ छोड़ दिया। बच नहीं पाएगा, कोशिश करके देख लो। और तड़ाक और लाखन घायल होकर नीचे गिर पड़ा। अब बोल, क्या इरादा है? कम से कम तुझे लड़ने का तो अब मेरा कोई इरादा नहीं है। डागर द्वारा अपने पांव हटते ही खड़ा हो गया। लाखन ने आज तक किसी ने आंख मिलान कर बात नहीं की का साहस नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे हरा दिया। और लाखन बहादुर इंसानों को हमेशा इज्जत करता है, इसलिए तुम्हारी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। आओ मेरे साथ। पनवाड़ी यह दृश्य देखकर चकित रह गया। साथ आते जाते देखने लगे। कौन होगा यह जिसने लाखन दादा को पीट दिया? और तुम यहाँ कहाँ ले जा रही हो? अपने अड्डे पर। लाखन राजनगर के कुख्यात बदमाश था। कुछ ही देर बाद वह डागर को अपने पीरगंज में से पुराने गुप्त अड्डे पर लिए पहुंचा। यह है मेरा अड्डा। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। तुम अकेले काम करते हो क्या? नहीं, मेरे साथ बहुत सारे आदमी काम करते हैं, लेकिन इस अड्डे की जानकारी मेरे गिने चुने विश्वसनीय आदमी को ही है। तो फिर तुमने मुझे अपना गुप्त स्थान क्यों दिखाया? लाखन ने अलमारी से शराब की बोतल कांच के 2 गिलास निकाल लिए। लेकिन तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। पहले एक पैग हो जाए, फिर अपना परिचय देना। दोनों शराब पीने के बाद। आज से 20 साल बाद शराब पी रहा हूँ। 20 साल बाद? हाँ, क्योंकि 20 साल बाद जेल की काल कोठरी में रहा। 20 साल तक? कहीं तुम डागर तो नहीं? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे जाना कि? अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? उस्ताद जी, मुझे माफ़ करना देना। मैंने तुम पर हाथ उठाने की गुस्ताखी की, उसके लिए मुझे शर्मिंदा हूँ। डागर शिक्षक की बाती अपनी जगह बैठ गया। मेरे उस्ताद कालिया दादा कहते थे कि तुम उसके उस्ताद हर प्रकार मेरे उस्ताद हुए। ओह, यह बात है। मैं उस पनवाड़ी से कालिया के बारे में पूछ रहा था। मैं उस इंस्पेक्टर शरद खान को मिटा दिया जिसने उस्ताद को गोली मारी थी। और डागर ने लाखन की पीठ थपथाई। शाबाश, मेरे चेले की मौत का बदला लिया। खैर, यह बताओ आजकल क्या चल रहा हो? बस यही छोटी मोटी लूटपाट कर दिन गुजर रही है। मेरा साथ दोगे? शर्मिंदा मत करो उस्ताद, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। डागर बैठती लाखन को पूछा, क्या करना चाहती हो उस्ताद? मैं एक बहुत बड़ा डाका डालना चाहता हूँ। इतना बड़ा कि बाद में हमें किसी डाके की चोरी करने की जरूरत न महसूस हो। ऐसा मैं भी ऐसा चाहता हूँ, लेकिन इतना बड़ा डाका हम डालेंगे कहाँ? डागर तत्पर से बोला, राजनगर के बैंक में। बैंक में? क्या कहते हो उस्ताद? पकड़े गए तो सारी ज़िंदगी के लिए अंदर हो जाएंगे। डागर नाक की भागती पुकार उठा। लाखन मेरी सारी ज़िंदगी जेल में गुजर चुकी है। अब मैं वहाँ जाना तो दूर, जेल का नाम भी नहीं लेना चाहता। लेकिन उस्ताद, राजनगर बैंक में डाका डालना बहुत टेढ़ी काम है। डागर के लिए कोई काम टेढ़ा नहीं है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तैयार हो तो मैं इस काम को करके रहूँगा। डागर की आत्मविश्वास देखकर लाखन उसका हाथ साथ देने के लिए तैयार हो गया। मैं तैयार हूँ उस्ताद। ठीक है, अब मेरे
अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, सुनो। डाकरू से अपनी योजना समझाने लगा। हमें बैंक में घुसने की जरूरत नहीं है। बैंक में गाड़ी रुपयों से भरे बक्से लेकर ले ले जाती है और शायद लाती भी होगी। हमें बैंक की गाड़ी लूटना है। ओह, मान गई उस्ताद। लेकिन उसके लिए हमें बैंक के किसी खास कर्मचारी को अपनी तरफ मिलाना। बैंक के कर्मचारी? लेकिन क्यों? पूर्व जानकारी के लिए। किसी समय बैंक में किस दिन कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है। ठीक है, राजनगर में बैंक अकबर नाम का मेरा एक आदमी है, मेरी जान पहचान का। शाम तक 6 बजे उसे यहाँ आपसे मिला दूंगा। और ठीक 6 बजे। अकबर, तुम बैंक में कितनी तनख्वाह मिलती है? 700 रुपये महीना। बस। अगर तुम्हें लाखों रुपए मिल जाए तो कैसे रहेंगे? लाखों रुपए? लेकिन भला मुझे लाखों रुपए कैसे और कहाँ से मिलेंगे? डागर ने बिना भूमिका के कहना शुरू किया। मैं राजनगर बैंक में एक गाड़ी को लूटना चाहता हूँ। अगर तुम हमारा साथ दो तो माला माल तुम्हारा हिस्सा होगा। डाका, तुम बैंक की गाड़ी को सचमुच लाखों रुपये होते हैं। मुझे क्या करना होगा? सबसे अधिक रुपये किस दिन, किस समय और कहाँ जा रही हैं? हाँ, यह और कहाँ से आ रही हैं, तुम्हें यह जानकारी हमें देनी होगी बस। अकबर संख्या व्यक्त की। अगर पकड़े गए तो अव्वल तो नौबत नहीं आएगी, और अगर कोई आई भी तो तुम्हारा नाम नहीं आ लेंगे। अकबर ने बताना शुरू किया। बैंक में रुपये ले जाने वाली गाड़ी इस समय 4 लाख रुपये के करीब होती है। सिर्फ 4 लाख रुपये? 4 लाख? बाप रे। हाँ, राजनगर के बैंक में गाड़ी में एक समय 4 लाख रुपये से अधिक नहीं होती, और रिजर्व बैंक की गाड़ी में करोड़ों रुपये होते हैं। लेकिन जब वह महीने की पहली तारीख को आती है, पूरी बात बताऊं, और नगर प्रतापनगर रिजर्व बैंक में महीने की पहली तारीख को रिजर्व बैंक में एक गाड़ी 8 बजे 8 करोड़ रुपए नए नोट राजनगर के बैंक में लाकर में रख देती है। और बहुत अच्छा, हम रिजर्व बैंक की उसी गाड़ी को लूटेंगे। और सुना है, अकबर को पसीना आ गया। उस गाड़ी को लूटने की कल्पना करना भी मूर्खता है, क्योंकि रिजर्व बैंक के उस गार्ड के अंदर 4 इंच मोटी चादर और एक तिजोरी होती है, जिसे तिजोरी को सिर्फ 2 ही आदमी खोल सकते हैं। कौन कौन? एक तो रिजर्व बैंक का मैनेजर, दूसरा तिजोरी कंपनी का सीनियर इंजीनियर। चिंता मत करो, उस तिजोरी को खोलने वाला उन दोनों के सिवा तीसरा भी कोई है, और वह तीसरा मैं हूँ, मैं। और अकबर के गले में कुछ ऐसा अटका जैसे महसूस हुआ जैसे थूक निकली, और कहना शुरू किया। तिजोरी के अलावा एक और जटिल समस्या है। समस्या क्या है? ड्राइवर के सामने डेस्क पर एक लाल रंग का स्विच होता है, जिसके दबाते ही गाड़ी में तिजोरी 6 इंच मोटी स्टील की चादर ढक जाती है, और गाड़ी को खोलना कठिन नहीं, असंभव हो जाता है। ड्राइवर को आदेश है कि किसी भी किस्म का खतरा महसूस होने पर वह स्विच दबा दे। वास्तव में सुरक्षा कड़ा प्रबंध है। लेकिन डागरी इतनी जल्दी हथियार डालने वाला नहीं था। हम ड्राइवर को इतना अवसर नहीं देंगे वह इस स्विच को दबा सके। कैसे? इसके लिए हमें ड्राइवर को सम्मत करना होगा। कत्ल? वाह उस्ताद, क्या बात कही। और फिर ड्राइवर? अकबर ने पूछा। रिजर्व बैंक की वह गाड़ी कितनी बड़ी होती है? वह साधारण गाड़ियों से अपेक्षा काफ़ी ऊंची और लंबी होती है। डागर, तुम संतुष्ट हो गए। आज से 10 तारीख है। अभी हमारे पास 20 दिन बाकी हैं। इस 20 दिन में पूरी जांच कर लें, अपनी तैयारी कर लें। अच्छा, अब मैं जाऊँ? हाँ, लेकिन याद रखो, इसकी खबर किसी को न लगनी चाहिए।
इसी में तुम्हारी भलाई है। विश्वास करो, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहूँगा। और तभी अचानक अकबर वहाँ, मेरा इसमें मेरा हिस्सा कितना होगा? साला अभी से अपना हिस्सा पूछ रहा है। यदि इसमें मेरा हिस्सा क्या होगा? साला अभी से अपना हिस्सा पूछ रहा है। यदि सचमुच गाड़ी 8 करोड़ रुपये हुए तो तुम्हें 50 लाख रुपये दूंगा। अकबर घबरा जाते हैं। इस आदमी पर विश्वास किया जा सकता है? इतना मैं जानता हूँ कि उस अधवैय इस बारे में जुबान नहीं खोलने वाला गलती नहीं करेगा। फिर दोनों आपस में विचार विमर्श करने लगे। सबसे पहले मुझे उस सड़क का जांच करनी होगी जहाँ होकर गाड़ी राजनगर जाती है। उसके बाद ऐसी जगह तलाश करनी होगी जहाँ हम गाड़ी को लाकर खड़ी कर सके। गाड़ी को क्यों लाना है? क्या उसे कहीं और नहीं खोला जा सकता? नहीं हो सकता। तिजोरी को खोलने के लिए काफ़ी समय लगेगा, लेकिन गाड़ी को लाना तो खतरनाक हो सकता है, पुलिस पीछे पड़ जाएगी। यह भी ठीक है। फिर भी अगर मैं डागर में एक खूबी है, वह हर समस्या का समाधान से ढूंढ लेता है। हमें सिर्फ इतनी बड़ी लारी का बंदोबस्त करना होगा जिसके अंदर रिजर्व बैंक की वह गाड़ी आसानी से आ सके। ठीक है, लारी का इंतजाम मैं कर दूंगा। और फिर दोनों चोरी की एक जीप में राजनगर से प्रताप नगर की पहाड़ी के रास्ते को चल दिए जहाँ रिजर्व बैंक की गाड़ी गुजरती थी। यह कम से कम 2 घंटे का रास्ता है। और प्रताप नगर रिजर्व बैंक के पास पहुंचने में दोनों दूर बैंक के बाहर एक गाड़ी को देखने लगे। अकबर के कहने पर मुताबिक यह गाड़ी होनी चाहिए। हो सकता है। दूसरे दिन दोनों अकबर से मिले। हम रिजर्व बैंक की वह गाड़ी का रास्ता देख चुके हैं। 1 मिनट रुको, तुम्हें एक खास बात बतानी भूल गया क्या? ठीक 10 बजे रिजर्व बैंक की वह गाड़ी राजनगर के लिए रवाना होती है और 12 बजे राजनगर पहुंच जाती है। इस बीच उस सड़क पर कोई वाहन नहीं गुजर सकता क्योंकि दोनों तरफ पुलिस की सख्त पहरा होता रहता है। अकबर चुप होते ही, वह गाड़ी कितने आदमी होते हैं? ड्राइवर के अलावा बैंक कैशियर और 2 बंदूकधारी होते हैं। बंदूकधारी? ठीक है, तुम जाओ, हम फिर से मिलेंगे। ओके। अकबर के जाने के बाद लाखन, हमें इस डाके में एक दिलेर लड़की की ज़रूरत पड़ेगी। दिलेर लड़की? किस लिए उस्ताद? डागर ने उसे योजना समझा दी। वह मान गए उस्ताद। अब सिर्फ ऐसी लड़की का इंतजाम करो। दूसरे दिन, उस्ताद लड़की ले आया हूँ। तो ये हुई ना स्मार्ट। क्या नाम है तुम्हारा? जरीना। तीनों बैठ गए। उस्ताद, मैंने इसे सब कुछ समझा दिया है। यह हमारा काम में साथ देने के लिए तैयार है। क्या तुम यह काम कर सकोगी? हाँ, लेकिन मेरा हिस्सा कितना होगा और यह बताओ। 10 लाख? नहीं, सुना है गाड़ी में 8 करोड़ रुपये होता है। मेरा हिस्सा करीब 50 लाख होना चाहिए। साली बहुत चला गया। डॉक्टर ने एक क्षण विचार किया। 50 लाख। अकबर को 50 लाख देने के बाद हमारे पास 7 करोड़ रुपये बचता है। और डॉक्टर ने जरीना को मांग स्वीकार कर ली। ठीक है, 50 लाख ही सही, लेकिन अगर तुमने अपना काम ठीक तरह नहीं किया तो तुम्हें वहीं समाप्त किया जाएगा। मैं अपना काम संभाल लूँगी। जाते जाते डॉक्टर ने उसे समझाया। ध्यान रहे, अगर यह बात का जिक्र किसी से मत करना। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ। 50 लाख रुपये कमाना कौन नहीं चाहता?
10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक लारी का इंतज़ाम कर लिया और उसे खड़ी करने के लिए जगह भी बना ली। अब इसे 30 सितंबर की शाम को ही निकालेंगे। ओके। वो दोनों शटर गिराने लगे और फिर 30 सितंबर की साढ़े 4 बजे और एक मोड़ पर पहुंचे। लारी रोको। लाखन ने लारी रोको दी। इसे यहीं सड़क के किनारे खड़ी कर दो, ऐसा प्रतीत करो जैसे यह एकदम खराब हो गई है। ओके उस्ताद। और लाखन ने लारी को किनारे खड़ी कर दिया, उसका एक पहिया निकाल लिया। अब जरा अचानक सतल की जांच करो। और उसके बाद दोनों पैदल ही एक मोड़ पर पहुंचे। इस मोड़ पर दरीना की कार का एक्सीडेंट होगा और तुम कहाँ होगे उस्ताद? डागर सड़क के किनारे झाड़ियों की इशारा करते हुए बोला, सामने झाड़ियों में छुपा रहूँगा। और प्लान क्या है बनाया उस्ताद? लाखन दूसरे दिन 1 अक्टूबर को ठीक 9 बजे डागर और लाखन लारी के सामने थे। इसका पहिया लगाने मैं जा रहा हूँ। अच्छा उस्ताद। और फिर डागर मोड़ पर झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। और 9:30 बजे पुलिस की जीप लारी की तरफ आती दिखाई दी। पुलिस, अरे ये क्या हो रहा है कर रहे हो? लारी ख़राब हो गई है, उसे ठीक कर रहा हूँ साहब। ठीक है साहब, जल्दी करो करके गाड़ी को आगे बढ़ाओ। पुलिस इंस्पेक्टर अस्वस्थ होकर चला गया। और 9:30 बजे सड़क पर वाहनों का आगमन बंद हो गया। और जबकि लाखन लारी स्टार्ट कर ड्राइविंग सीट पर बैठा उसी समय का इंतजार कर रहा था। 8 करोड़। और फिर ठीक 10 बजे और एक इधर एक मोड़ पर जैरिन बैंक की इसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही वह गाड़ी चेक पोस्ट से आगे बढ़ी, उसने तुरंत कार को चेक पोस्ट की ओर बढ़ा दिया। गाड़ी रोको, 12 बजे से पहले यह सड़क के लिए नहीं जाएगी। और कार की सीट पर बैठी तरीना रुआसी स्वर में कहा, इंस्पेक्टर प्लीज, मेरा पति बहुत गंभीर है, जल्दी कीजिए, जल्दी से जल्द राजनगर के हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए जाना है। अगर मैं उन्हें लेकर ठीक समय पर हॉस्पिटल न पहुंची तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है मैडम, तुम इस रास्ते से जा सकती हो। लेकिन उसने कार की पिछली सीट पर लेटे व्यक्ति का निरीक्षण किया। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। और दरीना इंस्पेक्टर को धासा देकर निकलने में सफल हो गई। और कुछ देर बाद ही कार रिजर्व बैंक की गाड़ी के करीब आई। और भीतर इस सड़क पर इस समय कौन सी कार आ गई? शायद कोई खतरा खास बात न होगी। और दरीना ने तेज ड्राइवर करते हुए कार को बैंक की गाड़ी से आगे ले आई और मोड़ आने पर तैयार हो गई। मैं तैयार हूँ। और दरीना आ गई और दौड़कर अगले ही पल मोड़ के पास खड़ी लारी से चढ़ जाना। और फिर दरीना ने चलती कार में छलांग लगा दी। और जैसे ही कार कुछ पलों में साइड में बनी खाई में गिर पड़ी, धड़ाम। और 5 मिनट बाद जैसे ही वो एक्सीडेंट, हाँ, इस पहाड़ी की रास्तों में अधिक तेज़ी से गाड़ी चलाने वाले का यही अंजाम होता। आ गई
जाओ लाश को किनारे लगा दो। दो बंदूकधारी दरीना की तरफ बढ़ गए और जैसे ही वे दरीना के पास पहुंचे, हैंड्स अप, वो धोखा और उधर और ठीक उसी वक्त धाएं। मजदूरों ने हाथ ऊपर उठा लिए। ड्राइवर और कैशियर को समाप्त कर झाड़ियों से बाहर आ गई। ओके, तुम ड्राइवर तुम गाड़ी को ड्राइवर और कैशियर को लाश को बाहर फेंक कर गाड़ी स्टार्ट करो, मैं इन्हें ठिकाने लगाता हूँ। काश हम अपनी बंदूक अपने हाथ में लेने का अवसर मिल जाता। और दरीना बैंक की गाड़ी में ड्राइवर और कैशियर की लाश बाहर फेंक कर उधर ड्रागर बंदूकधारियों को मौत की नींद सुला दिया और अपनी ज़िंदगी की आखिरी बाजी जीत गई। चलो तेज चलाओ। और कुछ देर बाद, वाह क्या प्लान बनाया उस्ताद ने, और बैंक की गाड़ी लारी में समा गई। और काफ़ी दूर जाने के पश्चात, इंस्पेक्टर साहब लारी ठीक हो गई। ठीक है, यहाँ जाओ जल्दी यहाँ से। और 10 मिनट बाद, अब हम सुरक्षित हैं, नीचे उतरो। ठीक है उस्ताद। और नीचे उतरकर सबसे पहले उन्होंने शटर नीचे किया और फिर लारी को बैंक गाड़ी से निकाला। उसने सिद्धत तिजोरी की बारीकी से जांच करने लगा। लाकर मेरी लारी में औजार वाला बैग लाया उस्ताद। वो लाकर डागर का औजार वाला बैग लिया है। लो उस्ताद, अब तुम लोग एक तरफ खड़े हो जाओ और मेरा कमाल देखो। वो डागर तिजोरी से जूझने लगा, टिक टिक टिक। और फिर 40 मिनट बाद वह तिजोरी खोलने में सफल हो गया, खुल गई। और तिजोरी खुलते ही खुशी से झूम उठे। 8 करोड़। वाह उस्ताद, मान गई। सारी तिजोरी नोटों से भरी थी। और दरीना बैंक की गाड़ी की ड्राइविंग सीट के पास मैंने एक बड़ा चमड़े का बैग देखा है, उसे ले आओ। अभी लाई। और दरीना ने बड़ी तेजी से रुपये मध्य में चूर तीनों तिजोरी के अंदर घुसे। दरीना ने बैग लाने में इतनी देर क्यों शुरू कर दी। ओके। और उधर ड्राइविंग सीट के पास बैग उठाते समय अचानक दरीना का लाल बटन के स्विच पर चला गया। 50 लाख रुपये। यकीन नहीं आता मुझे इतने रुपये मिलने वाले हैं। और तभी धोखा। ओ ये क्या हुआ। और दरीना बैग लेकर पहुंची। तिजोरी के चोरों तरफ से मजबूती से सील्ड की दीवार कैसी। ओह, अब क्या करूं। पुलिस को खबर कर दूं। यह कम से कम तीनों की जान तो बच जाएगी। और दरीना गुप्त रूप से पुलिस को उनकी सूचना दी। हेलो राजनगर पुलिस स्टेशन, रिजर्व बैंक की जिस गाड़ी के लिए परेशान हो रहे हो, मैं बता सकती हूँ कहाँ है। राजनगर पुलिस थाने में इंस्पेक्टर विनोद। कान पर विश्वास नहीं हुआ। क्या बकती हो तुम, क्या बता सकती हो, गाड़ी कहाँ है। फ़ोन कम से कम ध्यान से सुनो। वजीरिया ने फ़ोन पर सब कुछ बता दिया। और उधर तिजोरी के अंदर, उस्ताद जल्दी कुछ करो वरना मेरा दम घुट जाएगा। बेकार में तुम जैसे के साथ पिस गया। खामोश हरामजादो, तुम मुझे काम करने दो। वो डागर पसीने से लथपथ हो गया। वो मेरा दम घुट रहा है। मेरा भी। और कुछ देर बाद, सर इसे हम कैसे भी खोल नहीं पाएंगे। इसे खोलने के लिए रिजर्व बैंक से संबंध करो जल्दी। और इसी बीच अंदर से अकबर लाखन दम तोड़ चुके थे, लेकिन डागर
स्टील की चादर से जूझ रहा था, खोल के रहूँगा। वो 10 मिनट बाद रिजर्व बैंक कर्मचारी तिजोरी खोलने वहाँ पहुँचे। इसके अंदर डाका डालने वाले 3 व्यक्ति कैद हैं, इसे जल्दी खोल दो वरना उनका भी दम घुट जाएगा। 3 डाकू और बैंक कर्मचारी अपने काम में जुट गए। और ठीक आधे घंटे बाद वे स्टील की चादर तिजोरी का गेट खोलने में सफल हुए। ओह, ये तीनों तो मर गए हैं। जिन रुपयों को तीनों जीवित रहते नहीं पा सके, अब वे मृत अवस्था में उनकी के ऊपर पड़े हुए थे। डागर ने ठीक कहा था, यह जीवन का आखिरी डाका होगा। समाप्त दोस्तों।